नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात को नया आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। ये फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया कि भ्रम पैदा हो गया कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं। इसके बाद गृह मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। सवाल यह है कि जब 3 मई तक लॉकडाउन है तो इतनी जल्दबाजी में देर रात को दुकानें खोलने का फैसला क्यों लिया गया। 27 अप्रैल को पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। इससे पहले ही ये फैसला क्यों लिया गया। सवाल ये भी कि क्या भारत में कोरोना काबू में है, क्या भारत इलाज और टेस्टिंग में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या अब वक्त आ गया है कि लॉकडाउन में ढील दी जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार बिना किसी सलाह मशवरा के अचानक ऐसे फैसले क्यों ले लेती है। ऐसे ही तमाम सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत बेदी, सीपीएम के नेता नीलोत्पल बसु और कांग्रेस के नेता शिव भाटिया, दिल्ली बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिव भाटिया जी, मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि हमने देखा जब देर रात से ये गाइडलाइंस एमएचए की तरफ से जारी हुई हैं, इस एडवाइजरी के बाद एमएचए 3 बार क्लैरिफिकेशन दे चुका है। भ्रम ये पैदा हो गया दुकानदारों को कि आखिरकार कौन सी दुकानें खुलनी है, कौन सी नहीं खुलनी है। सुबह सुबह सलून खुल गए, फिर पता लगा कि नहीं, सलून नहीं खुलने हैं, सलून बंद हुए। इलेक्ट्रॉनिक शॉप ये समझ नहीं पा रही कि हमें सिर्फ फैन ही बेचना है या फैन बेचने वालों को ही दुकानें खोलनी है। तो ये तमाम तरीके की स्थिति आप भी खबरों में देख रहे होंगे सुबह से। आखिरकार ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी है? क्या नीति में कोई स्पष्टता की कमी आपको दिखती है? मैं समझता हूं जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज की जानकारी नहीं है। वो अपने कमरे में बैठ के तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ना तो किसी से सलाह कर रहे हैं और ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं। जब आप 27 तारीख को देश के मुख्यमंत्रियों से डिस्कस करने जा रहे थे, आप ये बात करने जा रहे थे, तो आपको इतनी जल्दी क्या थी? ना तो आपने गाइडलाइंस जारी की, ना आपने स्टेटों को कॉन्फिडेंस में लिया कि हम पूरे देश की आपने दुकानें कह दी कि हम खोल रहे हैं, फिर बोला कि हॉटस्पॉट में नहीं खुलेंगी, फिर बोला कि ये दुकानें खुलेंगी और ये नहीं खुलेंगी, फिर उसको भी मना कर दिया। इसका मतलब ग्राउंड रियलिटीज पे कोई प्लानिंग नहीं है। ये एक किसे ध्यान भटकाने का एक तरीके हैं। अभी से शुरू हो गए हैं, हम 20% हमारे केसेस रिव्यू करने शुरू कर दिए और ठीक होने शुरू हो गए हैं। अरे अभी तो आपने टेस्टिंग किट लाने की जरूरत नहीं समझी है। देश को टेस्टिंग किट आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने तरीके से अपनी जरूरतों को जो देश की हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने उठा रात के 12 बजे तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि दुकानें खोल दो। अरे लोगों को आपने गाइडलाइंस नहीं दी कि अगर दुकानें कल खुलेगी, अपने घरों से बाहर निकल के कौन जा पाएगा, किस रूप में जा पाएगा, किस तरह से अपनी सर्विसेज वो ले पाएगा। आप कुछ बताइए तो सही। मैं अभी दिल्ली के वो मनीष सिसोदिया को सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारे तो 11 के 11 जोन हॉटस्पॉट में है, हम तो कुछ भी नहीं खोलेंगे। अभी हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अभी उसके सारे ऑफिसर्स उस पर बैठ के चिंता कर रहे हैं। दूसरे स्टेटों के ऊपर भी यही बात आ रही है। अगर उनको मालूम ही कुछ नहीं है, तो आप सहूलियत दे रहे हैं या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है, ये कंफ्यूजन की स्थिति से क्या बचा नहीं जा सकता था? इस सवाल को लेकर मैं पहुंचूंगी हरिहर जी के पास, लेकिन उससे पहले नीलोत्पल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जो फैसला लिया गया है, आपको ये फैसला कैसा लगा है? क्योंकि सभी ये कह रहे थे कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। क्या ये सही वक्त पे सही फैसला है, सही तरीका है? मुझे बताया जा रहा है नीलोत्पल हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हरिहर जी, लेकिन सवाल आपसे ही बहुत सारे हैं। आपने सुना शिव भाटिया जी को, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की ना एक टेंडेंसी सी बन गई है, आप कोई राय मशवरा लेते नहीं, अचानक रातों रात आप फैसला लेते हैं और सुबह बता देते हैं कि भाई ये फैसला लागू होने जा रहा है। अभी जो स्थिति आपने दिल्ली के अंदर देखी, लखनऊ के अंदर देखी, देश भर के अंदर देख रही, क्या इस स्थिति से हम बच नहीं सकते थे? शिव भाटिया जी पता नहीं आजकल किन दबावों में बोलते हैं। वैसे शिव भाटिया जी इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे। जहां तक सरकार का सवाल है कि सरकार लगातार, आप देखो, मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री से लेकर के और गांव के सरपंचों तक से बात कर रही है। इसलिए ये बात कहना कि किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही भ्रामक और बेबुनियाद है। दूसरी चीज, आज देश में 325 ऐसे जिले हैं जहां पे एक भी कोरोना के केस नहीं है और पिछले 14 दिन में 80 ऐसे जिले हैं जहां पे कोरोना का एक भी केस नहीं आया।
यही लोग जो आज आलोचना कर रहे हैं आपके ही प्लेटफॉर्म पे बैठ करके कुछ दिन पहले कहते थे कि लॉकडाउन खुलना चाहिए, ढील दी जानी चाहिए, और सरकार पूरी तरह से चरणों में लोगों की राय लेकर के, एक्सपर्ट्स की राय लेकर के खोल रही है। आपने देखा होगा 20 तारीख को कुछ चीजों में ढील दी गई, उसके बाद दूसरे चरण में हम लोगों ने और दुकानों को ढील दी, जिससे आम लोगों की जरूरतें पूरी की जा सके। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपने आप मनमाने ढंग से नहीं कर रही है। 3 मई तक ही तो लॉकडाउन था, एक हफ्ते का ही वक्त बचा था, तो क्या उतना इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए शिव भाटिया जी ये कह रहे हैं कि आप जो भी फैसला लेते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। अब जो भी आपकी एडवाइजरी है वो लागू करना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो अगर 27 अप्रैल को मीटिंग पेंडिंग थी तो कम से कम उनसे बातचीत कर लेते, उनसे भी राय मशवरा ले लेते, बेहतर होता। उनके सुझावों के साथ आप इंप्लीमेंट करते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती ना सर। तैयारी होने के लिए क्या आपने स्टेट गवर्नमेंट को वक्त दिया? 27 तारीख की जो मीटिंग है वो यथावत होगी, उसमें और भी चर्चा होगी कि 3 तारीख को हम लोग लॉकडाउन को किस फेज में कैसे कैसे खोलें। ऐसा नहीं है, शिव भाटिया जी जो कह रहे हैं, हर स्तर पे सरकार बात करती है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करती है। आप ये देखो कि इकोनॉमी अगर हमारी गिरती चली जाएगी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमको उसको भी बचा के रखना है जी। देश में लोग कोरोना से बचे लेकिन भूख से भी बचे, इसकी भी चिंता सरकार सर बिल्कुल। देखिए लॉकडाउन में ढील का कोई विरोध नहीं कर रहा है, तरीके पर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार आप लोग किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, एक्सपर्ट से बात नहीं करते हैं। हमारे साथ नीलोत्पल वसु जी जुड़ गए हैं, सीपीएम के नेता। नीलोत्पल जी, यहाँ पर हरिहर जी कह रहे हैं कि देखिए आप ही लोग कह रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए, हमने शुरू कर दी, दुकानें खुलवा दी, फिर आपको एतराज किस बात का है? ये तो अफसोसनाक बात है कि शुरू से ही जो लॉकडाउन का घोषणा हुआ है और उसके तहत जो फैसले केंद्रीय सरकार लेते रहे, उसके पीछे तो कोई योजना नाम की चीज नहीं है। देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा के कानून के मुताबिक जो काम हो रही है, उसके अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि आपको एक राष्ट्रीय पैमाने पे योजना बनानी पड़ेगी, उसके तहत राज्य स्तरीय योजना बनेगी और उसके नीचे जिले का योजना बनेगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई समन्वय का जो काम है वो सरकार की ओर से नहीं की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा ये लॉकडाउन के लिए जो खतरा है वो हमारे जो प्रवासी जो मजदूर है और उनके जो सवाल है, उनके जो रोजमर्रा के खाना और राशन का सवाल है, उसका बहुत भयंकर अवहेलना हुई है। और हम बार बार देखे हैं कि मजदूरों का क्या स्थिति है, लेकिन उन सब जरूरी सवालों को ताक में रखते हुए ये जो अचानक सरकार ने कदम उठा लिया, इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा। एक तो माइलस्टोन बताया गया था कि 20 अप्रैल होगी, फिर उसको 3 मई किया गया, लेकिन ये बीच में कैसे ये हो गया है कि किसी के साथ बिना सलाह मशवरे सरकार आधी रात में ये सब घोषणा करने लगी है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी मुश्किल हो जाती है कि कैसे एडवाइजरी को लागू करे। दुकानदार भी तैयार नहीं थे, वो जल्दबाजी में सारी दुकानें खुल जाती हैं, फिर क्लैरिफिकेशन आता है कि सलून नहीं खुली हैं, शराब की दुकानें नहीं खुली हैं। हमारे साथ पुनीत बेदी भी जुड़े हुए हैं जो कि डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, तब जब 12 घंटे में 52 मौतें हो रही हैं कोरोना से, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, कल ही हमने देखा कि सबसे ज्यादा केसेस भी बढ़े थे, ऐसे वक्त में अचानक रात को ये फैसला लेना कि दुकानें खोलने हम जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये हालात अभी फेवरेबल थे इस तरीके की डिसीजन लेने में? एक बात आप पहले समझने की ये है कि लॉकडाउन एक जरिया है महामारी से लड़ने का, ना तो मतलब ऑल इन वन। पहले इसको आर्बिट्रेरीली और इतना सडनली लगाया गया जैसे कि ये कोई मतलब सुपर सॉल्यूशन है एक दिन में सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उसके बाद अब उसके बाद जो, लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हो गए तो उसमें जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे हेल्थ केयर वर्कर्स से लेके, सबसे पहले आप सपोज आप अपने घर में सब लोगों को बंद कर दें तो आप पहले देखेंगे ना कि उस घर में खाना है, पानी है, टॉयलेट है, वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर है, तब आप बंद कर सकते हैं ना। या ऐसे आर्बिट्रेरीली आप कह दें कि, तो हमने पहले तो बंद करने से पहले अरेंजमेंट नहीं किया। हमें नहीं पता था कि देश की इतनी बड़ी हमें तो मालूम था, मतलब शायद सरकार को नहीं मालूम था
कितनी बड़ी संख्या में लोग भूखे मरेंगे अगर सडन जी। लॉकडाउन होगा। उसके बाद माइग्रेशन हमने रोक दी, तो या रिवर्स माइग्रेशन, तो जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनको रोक लिया। अब जब हमको ये सब कोई जानता है कि परमानेंट नहीं हो सकता लॉकडाउन। अब ये अगर टेम्परेरी ये खुलेगा या टेम्परेरी खुलेगा या परमानेंटली खुलेगा, किश्तों में खुलेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस नहीं है उनमें खुलेगा, तो बहुत ज़्यादा सवाल हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो डेटा है हमारे पास, इतनी कम टेस्टिंग हुई है और इतने कम हेल्थ केयर वर्कर्स इतने ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे पास क्लियर डेटा नहीं है कि कितने पेशेंट्स इफेक्ट हुए हैं, हमारे पास अब आप देखेंगी कि जो एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स थे, डॉक्टर्स और नर्सेज और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा, जैसे पुलिस कर्मी, जैसे सफाई कर्मचारी, ये बहुत ज़्यादा तादाद में इन्फेक्ट हो गए। और जिनको हम कहते हैं लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं और ये सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, उनके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन का तो कोई मतलब ही नहीं था 60-70% पॉपुलेशन के लिए। 10-20% जिनके पास घर है, सिक्योर घर है, वो उसमें थे। बिल्कुल, टेस्टिंग किट को लेकर भी हम आगे बात करेंगे और जाहिर तौर पर सेफ्टी गियर्स तो बहुत बड़ा सवाल है ही, इन चिंताओं को लेकर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो आपने जिक्र किया लॉकडाउन को लेकर, यहाँ पर हरिहर जी आप पर आरोप यह है कि आप लोग अपनी गलती से भी सबक नहीं लेते हैं। आपने लॉकडाउन 4 घंटे के शॉर्ट पीरियड में अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई 24 तारीख से लॉकडाउन होने जा रहा है। आपने देखा जगह जगह किस तरह से मजदूर फंसे रहे, उसके बाद भी आप फिर कहते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। राजीव गाबा का स्टेटमेंट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आता है, लेकिन फिर 14 अप्रैल को आप एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहां पर दुकानों के लिए आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी कि दुकानें खुलेंगे नहीं खुलेंगे, आप देर रात ये फैसला लेते हैं और यहां पर कंफ्यूजन ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी दुकान खोलें या नहीं खोलें। जनता नहीं समझ पा रही कि हम जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि लॉकडाउन है, हमें तो घर में रहने के लिए कहा गया है। क्या वजह है, क्या आप लोग जो है स्थिति को भाप नहीं पा रहे हैं? पूरी दुनिया ने इस चीज को माना कि हिंदुस्तान ने बहुत सही समय पे लॉकडाउन किया और उसके परिणाम भी हैं। अगर सही समय पे लॉकडाउन नहीं होता तो आज कई लाख केसेस हिंदुस्तान में होते। हम लोग कम संसाधनों में आज पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम कोरोना से बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आरोप लगते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, अब हम अगर स्टेप बाय स्टेप संसाधनों को खोल रहे हैं, दुकानों को खोल रहे हैं, लोगों को रोजगार धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहा है, तो उस पर आपत्ति है। जब नहीं खोल रहे थे तो कहते थे भाई खोल नहीं रहे, 1 महीने से पूरे देश को लॉक करके रखा है, किसी कुछ मिल नहीं रहा, इनको खोलना चाहिए। अब खोल रहे हैं, कह रहे हैं इनको बंद करना चाहिए। ये जो दोहरा मापदंड है ये नहीं होना चाहिए देश के साथ, और ऐसे समय में इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब देश एक जंग लड़ रहा हो। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपके हर फैसले के साथ है, लेकिन कम से कम हमें कॉन्फिडेंस में तो लीजिए, हमें बताइए तो, हमसे बातचीत तो करिए। अब जब सोमवार को आप लोगों की मीटिंग होनी थी तो उनको भी सुन लेते सर। ये आरोप लगाने का मौका स्टेट गवर्नमेंट को या विपक्षी दलों को नहीं मिलता। आज तक किसी भी केंद्र की सरकार ने केंद्र से लेके राज्य से लेके और ब्लॉक तक बात करने का काम नहीं किया। सिर्फ मोदी सरकार ऐसी है जिसने ब्लॉक से लेके प्रदेश से लेकर के सेंटर तक हर स्तर पे बात करके एक्सपर्ट्स की राय लेकर के स्टेप बाय स्टेप खोल रही है और देश को आगे बढ़ा रही है। उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, बेवजह के सवाल नहीं है। ठीक है, आपका कहना है बेवजह के सवाल है। शिव भाटिया जी ये बताइए, एक तरफ तो दुकानें खोले जा रही हैं लेकिन लॉकडाउन है जो कि जनता भी अंदर बैठी है, तो क्या इसमें कोई स्पष्ट नीति दी गई है, कोई हिस्सा है, कोई प्लान है कि किन शर्तों के साथ जनता जा पाएगी चीजें खरीदने के लिए? हरिहर जी को ये समझाइए कि ये विरोध नहीं है, ये प्रतिक्रिया है आपके काम करने के तरीके के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है कि होम मिनिस्ट्री ने अपना एक ऑर्डर इशू करते हैं तुगलकी फरमान के तरीके से रात के 12 बजे, और उसके अंदर कुछ घंटों में 3 अमेंडमेंट आ जाते हैं। इसका मतलब आपके ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज का कोई ज्ञान नहीं है। क्या कुछ घंटे में 3 अमेंडमेंट हो जाते हैं? आप अपने आप को परिपक्व करिए। लॉकडाउन सब खुलवाना भी चाहते हैं, सबको नॉर्मल भी करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना को दूर भगा के सब करना चाहते हैं। आप पहले किट का प्रोविजन कीजिए, टेस्टिंग का करिए। आप जो दुकानें खोलने जा रहे हैं, जी जवाब दीजिएगा संक्षेप में। आप अगर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमें दुकानें खोलनी है तो फिर आखिरकार 3 बार अमेंडमेंट क्यों करने पड़े? ऐसी स्थिति क्यों आई? क्यों आपको बार बार बदलाव करना पड़ रहा है?
पता है कि आज कोरोना का रिकवरी रेट 20% से ज्यादा है। और जो अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमेंडमेंट इसलिए होता है कि जनता में कहीं कोई कंफ्यूजन न हो, बिल्कुल साफ नीति, साफ निर्देश लोगों तक पहुंचे, इसलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं। अमेंडमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। नीलोत्पल जी, आप ये बताइए, क्योंकि हमने देखा केरल गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल को लॉकडाउन में कुछ ढील दी थी, एमएसएमई के जो उद्योग थे उनसे जुड़े हुए शुरुआत की थी, बुक स्टॉल खोली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई कि भाई लॉकडाउन का 15 अप्रैल को जो हमारी गाइडलाइंस थी उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तुरंत आप लॉकडाउन सख्ती से पालन कीजिए। और 2 घंटे में फिर वो केरल गवर्नमेंट का जो फैसला था वो वापस ले लिया जाता है। लेकिन 5 दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि स्थिति वाकई सुधर गई थी और इसीलिए अब खुद ही जो केरल गवर्नमेंट करना चाह रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया? देखिए, पहली बात तो है कि बीजेपी के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन कोई अपने आप में समाधान नहीं है। लॉकडाउन आपको थोड़ा अवसर देता है, इस अवसर के चलते आप तैयारी करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, टेस्टिंग करना, पीपीई जुगाड़ करके जो आपके फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है उसको सुरक्षित करना, फिर आपको जो क्वारंटाइन का जो फैसिलिटीज है उसको तैयार करना, एग्रेसिवली लोगों के बीच में जाके आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, उसी से होता है। तो लॉकडाउन हमें वो अवसर दे देता है क्योंकि हम ये जो ट्रांसमिशन रेट है वो अपना नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन ये सब काम नहीं हुआ है। अभी मीडिया में ये भी रिपोर्ट आया है कि सरकार के आईसीएमआर के खुद के जो एक्सपर्ट ग्रुप का टास्क फोर्स है उसके अंदर ये बेहद हताशा है कि जो वैज्ञानिक परामर्श दी गई है जी सब काम करने के लिए उसको भी पूरा नहीं किया गया है। और राजनीति तो वो कर रहे हैं गरीबों के खिलाफ। आज ये बोला जा रहा है कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा, लोग अपना घरों से एक कदम बाहर रखने से पुलिस उसको पीट रहा है। और ये आप नहीं देख रहे हैं कि मजदूर मोहल्ले में जो स्थिति में लोगों को रहना पड़ता है वो अपने आप ये फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने लायक स्थिति नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खाना नहीं है। आप कुछ लोग मतलब पूरा झेलेंगे ये लॉकडाउन का जो बोझ और कुछ लोग आराम से रहेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ये सरकार का जो मजदूर विरोधी जो राजनीति है ये जबरदस्ती थोपने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहने कि मजदूरों को भी ध्यान देना चाहिए था। सैनिटाइजर उनके पास नहीं है, साबुन नहीं है और लोगों को जो फंसे हैं उनको लाने की भी चिंता सरकार नहीं करी। हालांकि योगी सरकार ने कहा है कि हम अपने मजदूरों को लेकर आएंगे। अब फिर यही कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है कि एक तरफ एमएचए कहती है कि नहीं, जो जहाँ है वहीं पर रहे, बिहार सरकार कहती है कि नहीं आने चाहिए, लॉकडाउन है इसका पालन होना चाहिए, मजदूर को वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन योगी सरकार आगे स्टैंड लेती है कि हमें लाना होगा अपने मजदूरों को। तो फिर यही है कि आप लोग जो ये जो स्थिति इससे क्या बच नहीं सकते थे? और इसका एकमात्र तरीका यही होता है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी सीएम थे, जो लेयर्स है गवर्नेंस की, उनसे आप बातचीत करते एक बोर्ड पे, एक लेवल पे लाके, तो शायद इस तरह की जो कंफ्यूजन है, चाहे मजदूरों को लेकर है, दुकानों को लेकर है, ये स्थिति नहीं बनती। अब इसको लेकर आगे हम समझेंगे कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि उनको सरप्राइज देने में बहुत अच्छा लगता है, वो कैबिनेट के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो सरप्राइज अब दिया जा रहा है फैसलों के जरिए, क्या ये स्थिति को सुधारेगा या फिर मुश्किल और बढ़ाएगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिस तरह से पीएम मोदी के लिए कहा जाता है कि उन्हें सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है और मीडिया ही भाप नहीं पाती कि वो कौन सा फैसला लेने जा रहे हैं, कैबिनेट के विस्तार में ये बातें अच्छी लगती हैं। हरिहर जी, मेरा आपसे सवाल है, लेकिन जो सरप्राइज वाला एटीट्यूड है, क्या वो इस वक्त काम करेगा जब महासंकट देश पर है, महामारी से हम लड़ रहे हों? क्या ये बेहतर नहीं है कि आप राज्य सरकारों के साथ मिलकर बातचीत के जरिए कोई फैसला लें? देखिए, सरकार कभी कोई सरप्राइज कुछ नहीं कहती। सरप्राइज तो ये होता है कि एक आदमी फैसला ले। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक्सपर्ट से बात करके, अपने साथियों से बात करके कोई फैसला लिया जाता है। मोदी सरकार कभी सरप्राइज नहीं करती। ये जरूर है कि मोदी सरकार लीकेज नहीं करती। पहले की सरकारें क्या थी कि अपने फैसलों को लीक कर देती थी और मीडिया में आ जाती थी। अब लीकेज वाली व्यवस्था बंद हो गई। दूसरी चीज, जो जीडीपी की बात है, लगातार ये कहा जाता है, सवाल यहाँ तैयारी को लेकर आप पर उठ रहा है। सर हरिहर जी, आपने कहा कि हम एक्सपर्ट से बात करते हैं। आप सुन लीजिए, आज ही एक आर्टिकल आया है और उसमें कहा गया है कि नेशनल टास्क फोर्स से जुड़े हुए जो 2 एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन नहीं खोला जाना चाहिए, लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि आदेश पारित हो जाता है कि दुकानें खोल दी जाएं। तो ये तो आप ही के एक्सपर्ट हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। जिन जगहों पे हॉट स्पॉट नहीं है, जहां पे अगर उसको चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमको देश भी चलाना है, देश की इकोनॉमी भी चलाना है, मजदूरों के रोजगार को भी देखना है, पूरे देश को देखना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोरोना से लोगों को बचाते रहें और हमारी इकोनॉमी इतनी गिर जाए कि हम वर्ल्ड लेवल पे बहुत नीचे आ जाए। इन चीजों को भी देखना है। सरकार सबकी चिंता करती है, लेकिन सिर्फ ये नहीं देखती कौन सी दुकानें अनुराग ठाकुर का आपको बयान याद आया होगा सर, उन्होंने कहा था कि हमारे अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है कोरोना का, और अब आपको पता है कि 0.8 तक के प्रेडिक्शन आने लगे हैं। देखिए, अगर पूरा का पूरा देश लॉकडाउन हो, 1 महीने से रोजगार बंद हो, दुकानें बंद हो, प्रोडक्शन बंद हो, जब सब कुछ बंद होगा तो असर पड़ता ही पड़ता है। उस असर को कैसे हमको मेकअप करना है, वो उसकी चिंता होनी चाहिए। सरकार की वो चिंता है। करना सर, आप भाप पा रहे हैं, नहीं भाप पा रहे हैं, आप फैसला किस तरह से ले रहे हैं? क्या जल्दबाजी भी ले रहे हैं, क्या सबको साथ में लेकर ले रहे हैं? ये सवाल है सर। 11 मार्च को आपको याद होगा WHO ने कहा था कि देखिए स्थिति बहुत गंभीर होने जा रही है, लॉकडाउन कर देना चाहिए। 13 मार्च को हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कोई इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है, और उसके बाद 24 मार्च को आप लॉकडाउन करते हैं, वो भी 4 घंटे के शॉर्ट पीरियड में, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों को होता है। मजदूरों को जब नुकसान होता है तो 1 महीने बाद योगी सरकार कहती है कि हमें मजदूरों को लाना होगा, जबकि MHA अपनी बात पर अडिग रहता है कि नहीं लाना चाहिए। तो सर यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि कंफ्यूजन की स्थिति क्यों आती है? आखिरकार इससे निकलने का रास्ता एकमात्र यही है कि आप सभी जो लेयर्स है गवर्नेंस की, उनसे बातचीत कीजिए। श्री भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री भाटिया जी, ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, ये जो अब फैसला लिया गया है इससे क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो क्या उससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी आपको दिख रही है? देखिए, ये तो सब बातें सोचना खोलने से पहले है। आप सोचने को तैयार ही नहीं है, आप समझने को तैयार ही नहीं है। आप कोई आदमी लॉकडाउन में नहीं रहना चाहता, कोई नजरबंद होकर अपने घर में नहीं रहना चाहता। सब हर चीज को ये चाहते हैं कि किसी ना किसी रूप में इस महामारी को पहले भगाया जाए और उसके बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाएं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आने के लिए पहले महामारी से तो लड़ना पड़ेगा। आप लॉकडाउन खोलिए, लेकिन लॉकडाउन खोलने से पहले आप प्लानिंग तो करिए। जिन दुकानदारों को आप अलाउ कर रहे हैं, क्या आपने उनकी टेस्टिंग कर ली? क्या आपने लोगों को गलियों में उतरने के लिए, सड़कों पे उतरने के लिए राजी कर दिया? आपने क्या नॉर्म्स बनाए हैं? हमेशा प्लानिंग के अंदर ABC होता है। अगर A काम नहीं करता तो B को चुना जाता है, B नहीं करता तो C को चुना जाता है। आप तो अभी पहला ही अनाउंसमेंट करते हैं और उसके ऊपर 3 अमेंडमेंट कर देते हैं, तो आपकी तो प्लानिंग ही कुछ नहीं है। आप चाहते ही नहीं है, आप तो सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। हाँ। आप असली चीजों से ध्यान हटवाना चाहते हैं। हमने खोल दिया पूरे भारत का नतीजा है जो खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पुनीत बेदी जी ये बताइए, आज ही ICMR की तरफ से कहा गया है कि अगले आदेश तक जो रैपिड टेस्ट किट थी उस पर रोक रहेगी, और 3 दिन से वैसे भी रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है और रैपिड टेस्ट किट पर भी रोक लग जाए, तो आपको क्या लगता है कितना असर इस पर कोरोना से जंग लड़ने में होगा? एक्चुअली हम जैसे एक्टिविस्ट कुछ भी बोलें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस सरकार को। अब ये हरिहर जी को ये भ्रम है कि वो ऑपोजिशन से लड़ रहे हैं। वो ऑपोजिशन से नहीं, बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं जो हम सब में से किसी की लिविंग मेमोरी में, उनकी लाइफ में कभी नहीं आई और होपफुली कभी नहीं आएगी।
तो सारे जो फोकस होने चाहिए थे, पहले आपने बिना प्रिपरेशन, बिना डेटा के आपने लॉकडाउन किया। अब आप बिना किसी भी इनपुट लेने को तैयार नहीं है और उसके बाद आप सब खोल रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या चुना? नॉन एसेंशियल चीज़ों की दुकान। अगर रोजगार की आपको चिंता है तो पहले रोटी, जो गरीब जितने मरे थे, पहले आपको मालूम नहीं था कि लॉकडाउन से क्या, मालूम नहीं था कि इतने लोग भूखे मर जाएंगे और लोग हजारों की मील पैदल जाके चल के घर जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको मालूम नहीं है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या हाल होगा। क्या सारे लोग वो थाली ताली वाले शो की तरह सड़क पे आ जाएंगे एक साथ, या सारे ही अपने घर ब्यूटी पार्लर में लाइन लगा लेंगे? फिर आपको समझ आया कि ब्यूटी पार्लर में इन्फेक्शन होती है। तो आप हिसाब कोई कुछ भी तो आपने ग्रेजुअल नहीं करा। अभी जो है प्रायोरिटी ये है कि जो लोग घर से बिखरे हुए हैं उनको वापस भेजा जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाए, एटलीस्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जी। तब हमें लगेगा कि आप शायद गरीब के साथ हैं। उनको खाना पहुंचाने का सिस्टम सेट करा जाए। उसके बाद बिजनेस, इंडस्ट्री, सबकी बारी आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात जो आपने उठाई, वो चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि चेन्नई से भी ऐसी खबरें आई हैं। हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि सब्जी मंडी में वहां भीड़ जुट गई है। हरिहर जी, मुंबई से भी सुबह सुबह जैसी दुकानें खोलने की खबरें आई, वहां पर भी भीड़ टूट पड़ी। तो ये भी तो चुनौती आपके सामने है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। कल हमने गाजियाबाद के डीएम का ट्वीट देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 बजे तक सिर्फ फल सब्जी की दुकानें खुलेंगी, और बल्कि उन्होंने जो आज से और मिनिमाइज कर दिए थे, 4 बजे तक ग्रोसरी की शॉप के लिए उन्होंने इजाजत दी थी। फिर उसी देर रात में खबर ये आती है कि सभी दुकानें खुल जाएंगी। तो सर, यही सवाल है कि अभी हम देख रहे थे कि लॉकडाउन का एक सख्ती से पालन का आपका एक संकेत था, फिर एकदम आप रियायत दे देते हैं, वो भी बिना मशवरा करे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप लोग ग्राउंड पर चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं? इसका खामियाजा क्या आने वाले वक्त में हमें उठाना पड़ेगा या नहीं? संक्षेप में जवाब। बेदी जी जैसे कह रहे थे कि बसें चला दी जाएं, ट्रेन चला दी जाएं, बेदी जी शायद उस पे नहीं सोच पा रहे हैं कि जब 500 लोग, 400 लोग, 1000 लोग एक साथ जाएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना संभव है? अगर छोटी सी दुकानों को खोलने के लिए अभी हमारे पास एक चैलेंज है कि सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो क्या ट्रेन चला देने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी? बस चला देने से हो पाएगी? हम चरणबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा सा खोल रहे हैं, जिससे लोगों को भी रिलीफ मिले और अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे अपने पटरी पे आए। और इसमें सभी को, देश के सभी राजनीतिक लोगों को, सभी लोगों को, सभी सामाजिक लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। आलोचना नहीं करनी चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन पॉजिटिव वे में हो तो ये सरकार के लिए भी फायदेमंद होता है। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।